गेट 2008 का पेपर सॉल्व करेंगे, इलेक्ट्रिकल मशीन के सारे क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड शॉर्ट कोडिंग एम्प्लॉयड इन एसी मशीन विल रिजल्ट इन द, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रिडक्शन इन बोथ ईएमएफ एंड हार्मोनिक्स। चलिए इसका रीजन देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग जो होती है वो एलिमिनेट करती है हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स को, ठीक है, और जो शॉर्ट कोडिंग होती है वो एलिमिनेट करती है लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स को, जैसे कि फिफ्थ और सेवंथ हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करने के लिए हम शॉर्ट कोडिंग का यूज करते हैं, शॉर्ट पिच कॉइल जिसको हम कहते हैं, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग जो होती है वो हायर ऑर्डर्स के हार्मोनिक को एलिमिनेट करती है। तो यहां से हमें क्या पता लगा कि दोनों ही एलिमिनेट करती हैं हार्मोनिक्स को, ठीक है, मतलब खत्म करती हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये हार्मोनिक्स को कम करती हैं, ठीक है, इट रिड्यूसेस द हार्मोनिक्स, ठीक है। और इसकी जो वेवफॉर्म है इंप्रूव्ड कैसे होती है कि वेवफॉर्म जो बनती है ना वो और ज्यादा प्योरली साइनोसॉइडल बन जाती है। अगर हार्मोनिक्स जितने ही ज्यादा कम होंगे ना, अगर हार्मोनिक्स प्रेजेंट होंगे तो प्योरली साइनोसॉइडल नहीं बनेगी, ठीक है, प्योरली साइनोसॉइडल नहीं बनेगी। जैसे ही हमने हार्मोनिक्स को कम कर दिया ये साइनोसॉइडल शेप ले लेती है, क्लियर। नेक्स्ट, इट ऑल्सो डिमिनिशेस द आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन को भी कम करती है, क्लियर। शॉर्ट पिच वाइंडिंग जो होती है हार्मोनिक्स को तो इंप्रूव करती है, बट इसका एक डिसएडवांटेज क्या है कि ये जो टोटल वोल्टेज होती है ना अराउंड द कॉइल उसको रिड्यूस कर देती है। दैट मीन्स ईएमएफ को ये क्या कर देती है, कम कर देती है। इसलिए जो ईएमएफ कम हुआ है उसको दोबारा से जनरेट करने के लिए हमें ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स लगते हैं और मोर कॉपर की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो रीजन है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड और शॉर्ट कोडिंग वाइंडिंग जो एसी मशीन्स में यूज करते हैं हम, वो ईएमएफ और हार्मोनिक्स दोनों को ही रिड्यूस करती है, क्लियर, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट, थ्री सिंगल फेज ट्रांसफार्मर आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ थ्री फेज ट्रांसफार्मर बैंक, द ट्रांसफार्मर आर कनेक्टेड इन द फॉलोइंग मैनर। देखो इसका सिंपल सा रीजन बताऊंगा। ये सभी को दिख रहा है स्टार कनेक्शन है, ठीक है, और ये डेल्टा कनेक्शन है, ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है, क्लियर। अब हमेशा ध्यान रखना हाई वोल्टेज को हम पहले लिखते हैं जो हमारे पास ऑप्शन है, और लो वोल्टेज को हम बाद में लिखते हैं, क्लियर। तो ये जो पहली लिखी हुई चीज है इसको हम हाई वोल्टेज बोलते हैं, और जो बाद में लिखी हुई है ये लो वोल्टेज है, क्लियर। मतलब प्राइमरी साइड हमारी हाई वोल्टेज है और सेकेंडरी साइड हमारी लो वोल्टेज है। इसको मैं शॉर्ट में बताऊंगा, ठीक है, पर अच्छे तरीके से समझेंगे इसको, क्लियर। अब हाई वोल्टेज जो होता है ना उसका हम कैपिटल लेटर लिखते हैं, हाई वोल्टेज का हम कैपिटल लेटर लिखते हैं। हाई वोल्टेज अगर डेल्टा होता तो हम उसको डी से डोनेट ऐसे करते कैपिटल में, अगर स्टार है तो हम उसको बड़े कैपिटल लेटर में डोनेट करेंगे, ठीक है। और लो वोल्टेज को हम स्मॉल लेटर से दिखाते हैं, जैसे कि अब ये डेल्टा कनेक्शन था हमारा लो वोल्टेज, तो हमने इसको छोटे डी से दिखाया, क्लियर। इतनी चीज समझ आई। अब इसका कनेक्शन कैसे करना है, देखो स्टार और डेल्टा तो दिया हुआ है, उन्होंने बोला कि थ्री सिंगल फेज ट्रांसफार्मर आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ थ्री फेज ट्रांसफार्मर बैंक, द ट्रांसफार्मर आर कनेक्टेड इन द फॉलोइंग मैनर, ठीक है। ये जो 0 1 6 11 है ना ये लैग लीड का चक्कर होता है, आपने पढ़ा तो होगा कनेक्शन का कि कितने डिग्री लैग कर रहा है कितने डिग्री लीड कर रहा है, वो सभी मैं आपको बताऊंगा। तो इसको एक बार क्लियर करते हैं। देखो स्टार कनेक्शन हमारा कुछ इस तरह से है, और डेल्टा ये आपको पता है ये ए फेस, ये बी फेस, ये सी फेस, क्लियर। अब यहां से देखते हैं कि कौन से कनेक्शन आपस में जुड़े हुए हैं, तीनों वायर्स आपस में कहां से जुड़ी होती है, क्योंकि सबको पता है कि स्टार कनेक्शन में एक न्यूट्रल पॉइंट होता है जहां पर तीनों फेस आकर मिलते हैं। तो यहां पर तीनों फेस जो आपस में आकर मिले हैं वो कौन से हैं, A1, B1 और C1, क्लियर। ये तीनों फेस यहां पर आकर, तीनों फेस का ये साइड यहां पर न्यूट्रल के साथ कनेक्ट है, ठीक है। अब दूसरे जो हैं वो यहां पर होगा A2, ये हो गया B2, और यहां से ऐसे ही सिमिलर C2, ठीक है। तो ये तीनों लाइनें मैंने आपस में स्टार कनेक्शन दिखा दिया। अब ये डेल्टा की बारी, डेल्टा कनेक्शन कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है, क्लियर, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं, मान लो मैं एक फेस ले लेता हूं, ये हो गया A2, ये हो गया A1, ठीक है। एक फेस हो गया A2, एक हो गया, एक साइड होगी A2, एक साइड होगी A1, तो ये ए फेस हो गया, ठीक है। अब ये देखो A1 किससे कनेक्ट है, अच्छा ये छोटे से दिखाना है हमें, तो इसको हम छोटे से दिखा देते हैं, स्मॉल लेटर से दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, A2 A1, ठीक है। तो ये हमारा ए फेस हो गया, क्लियर। अब A1 देखो किससे कनेक्ट है, A1 की लाइन B2 से कनेक्ट है, तो यहां पर ये क्या हो गया, B2, ठीक है। तो दूसरी साइड क्या होगा, B1, तो ये B2 B1 वाली लाइन क्या होगी, B फेस होगी। अब B1 देखो किससे कनेक्ट है, B1 की वायर C2 से कनेक्ट है, तो ये हो गया C2,
ठीक है, तो ऊपर ऑटोमेटिकली क्या हो गया C1। तो ये वाला जो फेस हो गया वो कौन सा है, C फेस। क्लियर होगी इतनी चीज, समझ गए इतनी चीज। अब देखो फॉलो कैसे करना है, हमने स्टार कनेक्शन बना लिया, डेल्टा कनेक्शन बना लिया, अब करना कैसे है, हमने स्टार कनेक्शन को ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि ईएमएफ एक ही फेस में प्रोड्यूस होता है। जैसे कि हमने प्राइमरी को सप्लाई दी तो सेकेंडरी के एक फेस कोई भी चूज कर लो, उस सेम फेस में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। कैसे, देखो A2 A1 हमने डेल्टा का ले लिया, जैसे स्टार का था वैसे ही हमने A2 A1 को डेल्टा का इस तरह से बना लिया। क्लियर, तो डेट मीन्स ये कौन सा फेस हो गया, ये A फेस हो गया, ठीक है। अब देखो A1 किससे कनेक्ट था, A1 B2 से कनेक्ट था, तो ये हो गया B2, ठीक है। अब स्टार में देखना है B2 B1 वाली लाइन कैसे है, हमने B2 B1 वाली स्टार में जिस तरह से लाइन है, जिस डिग्री पर है, उसी तरह से यहां पर भी बनानी है। B2 B1 वाली इस तरह से लाइन है, इस डायरेक्शन में ऐसे जा रही है, तो इसी तरह हम B2 B1 वाली लाइन इस तरह से बनाएंगे। ये हमारा B2 था पॉइंट, ये हो गया हमारा B1। क्लियर, अब देखो B1 किससे कनेक्ट है, C2 से, तो यही हो गया हमारा C2, ठीक है, यही पॉइंट हो गया हमारा C2। अब C1 बनाना, तो C1 डेल्टा बनाने के लिए इससे तो जोड़ना ही पड़ेगा, तो डेट मींस ये हो गया C1। अब ये C2 C1 वाली लाइन क्या स्टार में इसी तरह से थी, हाँ जी बिल्कुल इसी तरह से थी, ठीक है, तो ये C2 C1 वाली लाइन होगी, और ये हो गया C फेस, ये हो गया B फेस, B2 B1 वाला B फेस, ये C2 C1 वाला C फेस, ठीक है। मैंने A2 A1 को सेम एज इट इज रखा जैसे स्टार में था। अब ये देखो जो ये A2 A1 वाली लाइन है, मैं आपको किसी और कलर से दिखाता हूं, जो ये A2 A1 वाली लाइन थी, ठीक है, वो B फेस से, सबसे पहले ये देखना, ये जो हम ट्रांसफॉर्मर के कनेक्शन करते हैं वो लाइन टू लाइन के कनेक्शन होते हैं हमेशा, ठीक है, फेस के कनेक्शन नहीं होते, लाइन टू लाइन के कनेक्शन होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको डेल्टा में पता है V लाइन इज इक्वल टू क्या होता है, फेस वोल्टेज, ठीक है, V लाइन इज इक्वल टू V फेस होता है। तो ये जो फेस वाली लाइन है ना, यही हमारी क्या कहलाएगी, लाइन वोल्टेज कहलाएगी, क्योंकि V लाइन इज इक्वल टू V फेस होता है। जो ये फेस बनाया था हमने, ए फेस, A से B को कनेक्ट जो कर रहा है, ये देखो B को कनेक्ट कर रहा है ना, सेम एज इट इज ये क्या होगा, लाइन वाला होगा। सिमिलरली इसके अंदर जो A2 और B2 को आपस में जब हम कनेक्ट करेंगे, तो ये कौन सी वोल्टेज बन जाएगी, लाइन वोल्टेज। ये कैपिटल AB वाली लाइन वोल्टेज होगी, ये छोटी AB वाली लाइन वोल्टेज होगी। अब ये देखना है, दोनों को एक रेफरेंस पे देखना कि दोनों बी फेस से, देखो जैसे कि ये बी फेस था, इसमें ये लाइन वोल्टेज बी फेस से कितने डिग्री पर थी, 30 डिग्री पर थी, ये 30 डिग्री पर है, दिख रहा है जैसे कि 30 डिग्री पर है। और जो ये वाली छोटी VAB वाली फेस वोल्टेज है, ये इस वाली से बी फेस से कितने डिग्री पर है, 60 डिग्री पर है, क्योंकि एक रेक्टेंगल के अंदर तीनों साइडें 60-60 होती हैं। क्लियर, तो ये कितने डिग्री पर है, 60 डिग्री पर। अब दोनों VAB और VAB में कितने का डिफरेंस है, अगर दोनों का देखें, दोनों एक दूसरे के फेस से, ये 30 पर था, ये 60 पर था, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 30 डिग्री का हो गया। दैट मीन्स अगर ये वाले को रखें हम, VAB बिल्कुल सीधा था, छोटा VAB बिल्कुल सीधा था, जबकि कैपिटल VAB थोड़ा सा टेढ़ा बना हुआ था इस तरह से, ठीक है। दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 30 डिग्री का डिफरेंस है, ठीक है। तो अब हमने ये चीज बना ली, क्लियर। अब एक चीज और का ध्यान रखना है कि जो हाई वोल्टेज लाइन होती है वो हमेशा घड़ी की सुई कैसी होती है, घड़ी की सुई एक बड़ी होती है और एक छोटी होती है, ठीक है। हाई वोल्टेज लाइन जो होगी वो हमेशा बड़ी वाली सुई होगी, बड़ी वाली सुई होगी, ठीक है। और जब भी तुम देखोगे, तुम ये देखना कि फेजर जो डायग्राम होता है, जो फेजर होता है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो तुम यहां से उसको देख रहे होगे, वो इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा, तो तुम यहां से उसको देख रहे होगे, ठीक है। अब यहां से अगर जे तुम देख रहे हो, तो तुम्हें क्या लग रहा है, कि ये जो VAB है ना, ये छोटा VAB लैग कर रहा है बड़े VAB से बाय एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, बाय एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। सर ये आपने कैसे बोल दिया, देखो मैं हमेशा ना एक को रेफरेंस पे लेता हूं, हाई वोल्टेज को हमेशा हम रेफरेंस पे लेके चलते हैं। रेफरेंस पे कैसे, कि जो हाई वोल्टेज वाली लाइन है ना, वो हमेशा 12 पर रख लो, जो घड़ी का कांटा होता है ना लंबे वाला, उसको 12 पे रख लो, मतलब ये हाई वोल्टेज वाली लाइन है, ठीक है। ये जो टिल्टेड लाइन थी ना, वो मैंने 12 पे रख ली, ठीक है। अब 30 डिग्री का डिफरेंस था, तो यहां पर 30 डिग्री का डिफरेंस बनाते हुए मैंने जो छोटा VAB था वो यहां पर रख लिया, क्लियर।
तो दोनों के बीच में 30 डिग्री का डिफरेंस है। अब अगर 30 डिग्री का डिफरेंस है तो ये वाली किस पर आएगी, 1 पर आएगी, मतलब 1 बज रहा होगा। अगर मैं यहां से देख रहा हूं, यहां से देख रहा हूं और मैंने रेफरेंस 12 को लिया है, तो मेरे को यही देखने को मिलेगा कि VAB जो छोटा VAB है वो लैग कर रहा है बाय एन एंगल ऑफ 30 डिग्री और 1 बज रहा है। ठीक है, अब ये जो 0 है, 0 का मतलब क्या होता है, पूरे 12 बज रहे हैं, दोनों ही जो सुइयां हैं वो 12 पर है। 1 का मतलब क्या होता है कि जो बाद वाला है ना, बाद वाला वो लैग कर रहा होगा बाय एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और जो बाद वाला लो वोल्टेज वाली साइड है ना, उसका कांटा 1 पर होगा और बड़े का कांटा 12 पर होगा। सिमिलरली इसका छोटे का कांटा 6 पर होगा और बड़े का कांटा 12 पर होगा, और इसमें छोटे का कांटा 11 पर होगा और बड़े का कांटा 12 पर होगा। ठीक है, तो ये मेरे को क्या देखने को मिल रहा है कि ये लैग कर रहा है बाय एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, और 1 बज रहा है, मेरा आंसर क्या हो जाएगा, स्टार D1। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जिनको इनके ट्रांसफार्मर के कनेक्शंस की नॉलेज है उनको ये चीज अच्छे से समझ आ गई होगी। इट इज डिजायर टू मेजर द पैरामीटर ऑफ 230 वोल्ट डिवाइडेड 115 वोल्ट 2 kVA सिंगल फेस ट्रांसफार्मर, द फॉलोइंग वॉट मीटर आर अवेलेबल इन द लेबोरेटरी। वो बोल रहा है कि हमने ना एक सिंगल फेस ट्रांसफार्मर के पैरामीटर्स को मेजर करना था। हमारे पास ये 4 वॉट मीटर लेबोरेटरी में अवेलेबल हैं। आप ये बता दीजिए कि कौन सा वॉट मीटर ओपन सर्किट टेस्ट के अंदर यूज करूं, कौन सा शॉर्ट सर्किट टेस्ट के अंदर यूज करूं। क्लियर। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या नॉलेज चाहिए कि जो ओपन सर्किट टेस्ट में वॉट मीटर जो कनेक्ट किया जाता है वो लो वोल्टेज साइड पे कनेक्ट किया जाता है। क्लियर। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में वॉट मीटर का कनेक्शन हाई वोल्टेज साइड पे कनेक्ट किया जाता है। सबसे पहले तो इसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए। सर ये क्यों नॉलेज होनी चाहिए, इसकी आगे क्या जरूरत पड़ेगी, वो मैं आपको बताता हूं। ओपन सर्किट टेस्ट में वॉट मीटर को लो वोल्टेज साइड पे कनेक्ट किया जाता है, शॉर्ट में हाई वोल्टेज साइड पे। ठीक है सर। नेक्स्ट, लो पावर फैक्टर मीटर की रिक्वायरमेंट होती है ओपन सर्किट टेस्ट में। क्यों? क्योंकि सर ओपन सर्किट टेस्ट में ना लोड नहीं होता। क्या यही रीजन है? हाँ जी बिल्कुल। ओपन सर्किट टेस्ट में लोड तो कनेक्ट नहीं होता है, जिसके कारण स्मॉल अमाउंट में करंट फ्लो करता है और वो करंट सिर्फ कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए फ्लो करता है। क्लियर। जो कि 5 to 10% ऑफ द रेटेड करंट होता है, इसलिए लो पावर फैक्टर मीटर का यूज किया जाता है। सभी को पता है लोड कनेक्ट करने पर पावर फैक्टर इंक्रीज होता है, सभी को पता है ना। और हाई पावर फैक्टर मीटर का रिक्वायरमेंट शॉर्ट सर्किट टेस्ट पे पड़ती है। क्यों? क्योंकि लोड कनेक्ट होता है और लार्ज अमाउंट में करंट फ्लो करता है। क्लियर। तो ये दो चीजें याद रखनी है, मतलब लो पावर फैक्टर हमें ओपन सर्किट टेस्ट में चाहिए और हाई पावर फैक्टर हमें शॉर्ट सर्किट टेस्ट में चाहिए। क्लियर। तो यहाँ तो 2 लो पावर फैक्टर के हैं, 2 हाई पावर फैक्टर के हैं। सर कैसे आइडेंटिफाई करें? चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखो, ओपन सर्किट टेस्ट में सिर्फ 2 to 5% रेटेड करंट, 2 to 5% ऑफ द रेटेड करंट फ्लो करता है, मतलब थोड़ा अमाउंट में करंट फ्लो करता है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम 5 to 10% ऑफ द रेटेड वोल्टेज लगाते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम 5 से 10% ही रेटेड वोल्टेज कौन सी, ये जो वोल्टेज दी होती है ना, ये रेटेड वोल्टेज ही होती है। ये प्राइमरी साइड की रेटेड वोल्टेज है, ये सेकेंडरी साइड की रेटेड वोल्टेज है। क्लियर। तो इस रेटेड वोल्टेज का सिर्फ 5 से 10% ही हम यूज करते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट में। कोई बात नहीं, अभी आपको मैं बता देता हूं कैसे। देखो, सबसे पहले वॉट मीटर ओपन सर्किट टेस्ट की हम बात करेंगे। ओपन सर्किट टेस्ट में वॉट मीटर LV साइड पे कनेक्ट होता है, मतलब लो वोल्टेज साइड। इन दोनों में से लो वोल्टेज साइड कौन सी है? 115, मतलब 115 वोल्टेज हम देंगे। ठीक है, वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी? 115। हमारा 2 kVA का ट्रांसफॉर्मर है, 2 kVA का ट्रांसफॉर्मर है, मतलब S की वैल्यू 2 kVA है, मतलब 2000 VA है। क्लियर। यहां से हम करंट निकाल लेते हैं, सिंगल फेस का ट्रांसफॉर्मर है, S की वैल्यू किसके इक्वल होगी? VI के इक्वल होगी। ठीक है, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी? S/V, 2000 डिवाइडेड बाय 115। ठीक है, ये रेटेड करंट होगा। ये क्या होगा? रेटेड करंट होगा। तो 2000 डिवाइडेड बाय अगर हम 115 करें तो ये आ जाएगा 17.39 एम्पेयर। ये सर रेटेड करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, रेटेड करंट। पर ओपन सर्किट टेस्ट में तो सिर्फ 2 से 5% ऑफ द रेटेड करंट फ्लो करता है, तो इसका 5% निकाल लेते हैं, कोई जरूर इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। 17.39। ठीक है,
इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.05 मतलब 5% से, तो ये आ जाएगा 0.869। मतलब ओपन सर्किट टेस्ट अगर हम परफॉर्म करते हैं इस ट्रांसफार्मर के ऊपर तो हमें इतना एम्पेयर करंट देखने को मिलेगा। अब इतने एम्पेयर करंट इतने एम्पेयर के करंट के लिए कौन सा सबसे बेस्ट होगा, 5 एम्पेयर वाला या 10 एम्पेयर वाला? सर इससे कुछ परसेंट ऊपर ले लीजिए, जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो इससे कुछ परसेंट ऊपर हो, वो अच्छे तरीके से मेजर कर देगा। तो 5 एम्पेयर वाला मेरे को सही लग रहा है, ठीक है। और वोल्टेज कौन सी है, रेटेड वोल्टेज है, मतलब 115 वोल्ट है, 115 वोल्ट को मेजर करना है, ठीक है। और करंट कितना फ्लो कर रहा हो, 0.869, और लो पावर फैक्टर का मीटर हो, ठीक है। अब इसके लिए देख लीजिए, लो पावर फैक्टर के हमारे पास दो हैं, एक तो ये वाला है, एक ये वाला, ठीक है। इसके अंदर ज्यादा सूटेबल कौन सा रहेगा, ये वाला ज्यादा सूटेबल है, जो कि हमारा एक्यूरेट मेजरमेंट करेगा। 115 से ऊपर भी है इसकी वोल्टेज, और इस करंट को मेजर करने के लिए 5 एम्पेयर का जो वॉट मीटर होगा वो सफिशियंट होगा। क्लियर हुई? तो W2 इज सुटेबल फॉर ओपन सर्किट टेस्ट। समझ गए? तो इसमें दो ऑप्शन थे, एक तो बी था, एक डी था, सी वाला कैंसिल हो गया। ओपन सर्किट पहले लिखा तो W2 पहले लिखा होना चाहिए। अब शॉर्ट सर्किट के लिए देख लेते हैं हम। शॉर्ट सर्किट के लिए हमारे पास रेटेड वोल्टेज का सिर्फ 5 से 10% हम लगाते हैं। रेटेड, पहले शॉर्ट सर्किट देखते हैं कहाँ परफॉर्म होता है, हाई वोल्टेज पे। रेटेड वोल्टेज कौन सी होगी, 230 वोल्ट, ठीक है। इसका सिर्फ 5 से 10% लेना है तो 10% ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10% जब हम लेंगे तो ये 23 वोल्ट निकल कर आएगा, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब करंट देख लेते हैं, करंट जो निकल कर आएगा एस डिवाइडेड बाई वी होगा, मतलब 2000 डिवाइडेड बाई 23। 2000 जब डिवाइडेड करेंगे 23 तो ये आ जाएगा, अच्छा रेटेड करंट, अच्छा ओके ओके ओके, रेटेड करंट फ्लो होना चाहिए, एक मिनट। रेटेड करंट हमने निकालना है ना, रेटेड करंट हाई वोल्टेज का, तो ये आ जाएगा 230, ठीक है। 2000 डिवाइडेड बाय 230, तो ये फ्लो कर रहा होगा रेटेड करंट 8.69 एम्पेयर। क्लियर? 8.69 एम्पेयर इस सिंगल फेस ट्रांसफार्मर का रेटेड करंट होगा, जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट पे फुल लोड पे हमारा करंट फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। जब इतना करंट फ्लो कर रहा होगा तो मेरे को एक बात बताओ, सबसे सुटेबल कौन सा है वॉट मीटर? 23 वोल्ट चाहिए, 8.69 एम्पेयर चाहिए, ठीक है, और हाई पावर फैक्टर मीटर चाहिए। अब बता दो कौन सा अच्छा है। 10 एम्पेयर वाला चलेगा हमें, और 150 वोल्ट 23 से तो ऊपर ही है तो W3 चलेगा, W2 एंड W3। क्लियर हुई इतनी चीज, समझ आई? 23 वोल्ट लगाया है, अगर आपने 23 वोल्ट लगाया है तो आपने यहाँ पर 230 क्यों लिखा है? देखो, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में उतना वोल्टेज ही लगाया जाता है क्योंकि लोड तो होता नहीं है, सेकेंडरी साइड शॉर्ट सर्किट होती है, और लार्ज अमाउंट में करंट फ्लो करेगा। जब भी हम किसी को जब भी हम दो वायर्स को शॉर्टेड करेंगे तो लार्ज अमाउंट में करंट फ्लो करता है, ठीक है। हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट में उतना ही वोल्टेज लगाते हैं जिसकी वजह से रेटेड करंट फ्लो करने लग जाए, ठीक है। मतलब कम वोल्टेज लगा के भी हम रेटेड करंट फ्लो करवा सकते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट में, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो 5 से 10, अगर हम 10% वोल्टेज 10% का रेटेड वोल्टेज का लगाएंगे ना, तब भी रेटेड करंट फ्लो करेगा। तो हम यहाँ पर जो करंट फ्लो करता है ना वो रेटेड ही होता है, जो करंट फ्लो कर रहा होता है वो रेटेड ही होता है, इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों वायर्स शॉर्टेड होती हैं। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा W2 एंड W3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अ 230 वोल्ट 50 एच 4 पोल सिंगल फेस इंडक्शन मोटर is rotating in a clockwise direction at a speed of 1425 rpm. If the rotor resistance at standstill is 7.8 ohm, the effective rotor resistance in the backward branch of equivalent circuit will be। 2 मिनट रेस्ट ले लो चाहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। एक 230 वोल्ट की 50 एच की 4 पोल सिंगल फेस इंडक्शन मोटर है जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है 1425 आरपीएम की स्पीड से।
अगर रोटर का रेजिस्टेंस स्टैंड स्टिल पर 7.8 ओम है, तो वो रोटर रेजिस्टेंस पूछ रहा है बैकवर्ड ब्रांच का। सभी को पता है कि सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में हमें दो स्लिप देखने को मिलती है, एक तो फॉरवर्ड स्लिप देखने को मिलती है और एक बैकवर्ड स्लिप देखने को मिलती है। क्लियर हुआ? क्योंकि दो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, एक फॉरवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बनती है, एक बैकवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जिसके कारण ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब फॉरवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बनने की वजह से फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करेगा, बैकवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बनने की वजह से बैकवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो ओवरऑल जो उसकी स्पीड हो जाती है वो जीरो हो जाती है, जिसकी वजह से सिंगल फेस इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं कहलाती। ये सभी को पता होगा। देखो, ये इक्विवेलेंट सर्किट है सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का। ये स्टेटर के इम्पीडेंस, ये रोटर के इम्पीडेंस। ठीक है, एक फॉरवर्ड स्लिप होती है, एक बैकवर्ड स्लिप होती है। फॉरवर्ड स्लिप को हमने, फॉरवर्ड स्लिप का इम्पीडेंस हमने ZF से दिखाया है, बैकवर्ड स्लिप का इम्पीडेंस ZB से दिखाया है। क्लियर? ये फॉरवर्ड स्लिप का, ये फॉरवर्ड फील्ड, ये इसकी वजह से फॉरवर्ड फील्ड बनेगी, इसकी वजह से बैकवर्ड फील्ड बनेगी। ठीक है, क्लियर हुआ? अब ये देखो कि हमें बैकवर्ड ब्रांच का रेजिस्टेंस निकालना है, तो बैकवर्ड ब्रांच का जो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस ऑफ अ बैकवर्ड ब्रांच, वो कितना होगा? R2 बाय 2 टाइम्स ऑफ 2 - S। लिखा हुआ है यहां पर, देखो लिखा हुआ है कि नहीं? क्लियर? अब ये 0.5 आपको कहीं पर ये देखने को भी मिलेगा, क्योंकि 1/2 0.5 हो गया, तो ये चीज देखने को भी मिलेगी। क्लियर? क्या होता है, रोटर का रेजिस्टेंस ना इस तरह से होता है R2। ठीक है, उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया जाता है। R2, R2 बाय S होता है रोटर का रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया जाता है। ठीक है, ये फॉरवर्ड का हो गया और ये बैकवर्ड का हो गया। ठीक है, अब आपको फॉरवर्ड स्लिप का फॉर्मूला तो पता ही है, ये एस होता है, जिसको हम NS - NR डिवाइडेड बाय NS बोलते हैं। ठीक है, बैकवर्ड की स्लिप क्या होती है? 2 - S। तो यहां से एक चीज हमें देखने को मिलती है कि S फॉरवर्ड प्लस S बैकवर्ड इक्वल टू 2 होता है। ये वाला फॉर्मूला आपने काफी बार देखा होगा। ठीक है, तो यहीं से ये बनता है 2 - S ऑफ फॉरवर्ड, तो ये आ जाती है 2 - S। तो यहाँ पर ये चीज चेंज हो जाती है, R2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ 2 - S। बस कुछ भी नहीं है। क्लियर हुई इतनी चीज? तो हमें ये चीज निकालनी है। स्लिप विद रिस्पेक्ट टू फॉरवर्ड फील्ड इज S, स्लिप विद रिस्पेक्ट टू बैकवर्ड फील्ड इज 2 - S। तो हमें ये चीज निकालनी है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? क्या पता होना चाहिए इसके लिए? स्लिप पता होनी चाहिए, तो स्लिप निकाल लेते हैं। NS - NR डिवाइडेड बाय NS। यहाँ से NS निकालेंगे 120F/P, 120 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 4 पोल की मशीन, तो ये 1500 RPM आ जाएगा। क्लियर? 1500 माइनस रोटर की स्पीड कितनी है दी हुई है, तो ये आ गई 75 डिवाइडेड बाय 1500। क्लियर? तो अब हमें रोटर बैकवर्ड फील्ड का चाहिए। ठीक है, ये B लिख देता हूँ मैं, तो ये आ जाएगा R2 डिवाइडेड बाय 2 इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। 3/100 हो गया, 5/100 हो गया, 0.05, 15 से काट दिया मैंने। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर अगर मैं पुट करूँगा, रोटर का रेजिस्टेंस दे रखा है ना, R2 रोटर का रेजिस्टेंस है। ठीक है, रोटर का रेजिस्टेंस 7.8 डिवाइडेड बाय 2 - 0.05, 7.8 डिवाइडेड बाय 2 1.95। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आएगा 2। क्लियर? कुछ भी नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें।
और 400 वोल्ट 50 एच जेड 30 HP 3 फेस इंडक्शन मोटर। सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, जहां पर मोस्टली बच्चे गलती करते हैं वो मैं आज बताऊंगा आपको, कहां पर क्या गलती करते हो तुम और क्यों नहीं करनी चाहिए, क्या रीजन है उसका। एक 3 फेस की इंडक्शन मोटर है, 50 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रही है, पावर फैक्टर उसका 0.8 है, लैगिंग है। स्टेटर और रोटर के कॉपर लॉस 1.5 किलोवाट और 900 है। फ्रिक्शन विंडेज लॉसेस दिए हुए हैं, कोर लॉस दिया हुआ है। एयर गैप ऑफ मोटर पूछा, एयर गैप ऑफ मोटर किसे कहते हैं हम, इनपुट पावर टू द रोटर, उसको कहते हैं एयर गैप पावर ऑफ द मोटर। ठीक है, जिसको हम पीजी से भी डोनेट करते हैं। क्लियर। चलिए, स्टेटर का इनपुट, वहां से स्टेटर के और लॉसेस, स्टेटर के सारे लॉसेस माइनस हो जाते हैं। स्टेटर के सारे लॉसेस कौन से, एक तो स्टेटर के लॉस हो गए और एक कोर के लॉस हो गए। ठीक है, स्टेटर के इनपुट में से स्टेटर के लॉस जब माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रोटर का इनपुट। रोटर के इनपुट में से रोटर के कॉपर लॉस माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रोटर का आउटपुट। रोटर के आउटपुट में से हम अगर फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस माइनस कर देंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, मोटर का आउटपुट। ये हो गया मोटर का आउटपुट। ठीक है, जो कि दे रखा है हमें 30 HP की मोटर है, मतलब 30 हॉर्स पावर आउटपुट है इसका। ठीक है, वॉट में निकालना होगा तो इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, HP टू वॉट कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, अब गलती कहाँ करते हैं बच्चे, देखना। पहले मैं गलती बताऊं, पहले मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूं। हमें स्टेटर के लॉसेस पता कितने हैं, 1.5 किलोवाट मतलब 1500 वॉट। कोर के लॉसेस हमें पता है 1200 वॉट है। ठीक है, स्टेटर का इनपुट हम निकाल लेंगे, सर कैसे, 3 फेस की इंडक्शन मोटर है, 3 फेस की इंडक्शन मोटर का इनपुट हम कैसे निकालते हैं, √3 VI cos 5। ठीक है, √3 मल्टीप्लाई बाय 400 वोल्ट, करंट कितना दे रखा है, 50 एम्पियर ड्रॉ कर रही है, cos 5 कितना 0.8। तो ये आ जाएगा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। 27680 वॉट, ये वॉट में चल रहा है, ध्यान रखना। क्लियर। उसमें से मेरे को स्टेटर के लॉसेस माइनस करने हैं और कोर के लॉसेस माइनस करेंगे, तो उसके बाद मेरे को मिल जाएगा स्टेटर के लॉसेस हो गए 1500 और रोटर के हो गए, एक मिनट, 0.732 मल्टीप्लाई बाय 400 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 0.8, 27712 है, एक मिनट। 27712 माइनस करेंगे इसमें से 1500, उसके बाद माइनस करेंगे 1200, तो ये आ जाएगा आपके पास 25.01। ठीक है, 25.2501 वॉट। क्लियर। तो यहां से अगर इसको किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो 25.01 किलोवाट आ जाएगा। क्लियर। अब इसका जो सही आंसर आया है वो हमें रोटर का इनपुट मिल गया, क्योंकि इनमें से हमने ये दोनों लॉस माइनस कर दिए, तो रोटर का इनपुट आना चाहिए, जो कि हमें चाहिए था, इनपुट टू द रोटर पीजी। तो इसका सही आंसर क्या आ गया, 25.01 किलोवाट। क्लियर। अब बच्चे क्या करेंगे, बच्चे क्या करते हैं, रोटर का आउटपुट हमें, सॉरी मोटर का आउटपुट हमें पता 30 हॉर्स पावर, पहले इसको करेंगे वॉट में कन्वर्ट। ठीक है, वॉट में कन्वर्ट करके वापस उल्टा होना शुरू हो जाएंगे, इसके अंदर फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस जोड़ देंगे, वो बोलेंगे हमें रोटर का आउटपुट मिल गया। रोटर के आउटपुट में से पीजी, पीसीयू और पीएम की रेशियो उन्हें पता थी, 1s और 1-s। ठीक है, अब वो बोलेंगे हमें पीएम तो पता लग ही गया रोटर का आउटपुट, पीजी भी हमें पता है, पीजी हम निकाल लेंगे, सॉरी ये हो जाएगा 1-s डिवाइडेड बाय स्लिप, वो निकाल ही लेंगे। ठीक है, स्लिप निकल जाएगी,
अब वो बोलेंगे कि सर स्लिप हम कैसे निकालें कि यहाँ तो रोटर का आरपीएम ही नहीं दिया हुआ। मान लो उसने रोटर का स्पीड भी दे रखी है, ठीक है, 1400 आरपीएम पे घूम रही है। चलो मान लो उसने दे भी रखी है, एक जगह पर ऐसे उसने दिया भी था, ठीक है, वो स्लिप भी निकाल लेंगे और यहाँ से आंसर कर बैठेंगे, पीजी की आंसर कर बैठेंगे गलत। ठीक है सर, क्यों ऐसा, क्यों? उल्टा भी तो चल सकते हैं। अरे चल सकते हो, पता क्यों ऐसा नहीं है? ये देखो, ये 30 HP की मोटर है। 30 HP की मोटर का मतलब जब इसके ऊपर फुल लोड लगाएंगे ना, तो ये 30 हॉर्स पावर हमें जनरेट करके देगी। इस इंडक्शन मोटर के अगर हम ऊपर हम फुल लोड लगाएंगे ना, तो 30 हॉर्स पावर जनरेट करके देगी। बट उस टाइम का ये नहीं बोला हुआ कि करंट कितना है। ये जो 50 एम्पियर का करंट है ना, ये यहाँ पर फुल लोड करंट नहीं है। ये यहाँ पर फुल लोड करंट कहीं भी मेंशन नहीं कर रखा कि ये फुल लोड का करंट है। एक 30 हॉर्स पावर की हम इंडक्शन मोटर लाए, उसके ऊपर हमने लोड लगाया, हमने फुल लोड नहीं लगाया, हमने कुछ लोड लगाया, उसने ड्रॉ किया 50 एम्पियर का करंट। लिखा तो नहीं है यहाँ पर फुल लोड करंट है। 50 एम्पियर का करंट फुल लोड से कम भी हो सकता है। क्लियर? तो ये 50 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रही है, हमें इतने इतने लॉसेज मिले, एयर गैप पावर बता दो। क्लियर? तो जब ये फुल लोड का करंट ही नहीं है, तो ये 30 हॉर्स पावर आउटपुट कैसे तुमने मान ली कि ये मोटर की आउटपुट 30 हॉर्स पावर ही है? अगर ये फुल लोड करंट ड्रॉ करती तब मोटर आउटपुट देता 30 हॉर्स पावर। तो उल्टा जाना सही नहीं है। यहां पर तुम्हें वो आंसर भी मिल जाएगा। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द कोर ऑफ द टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर इज सब्जेक्टेड टू द मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका बहुत जगह गलत आंसर दिया है, ये चीज का ध्यान रखना। देखो, एक टू वाइंडिंग का ट्रांसफॉर्मर दे रखा है जिसके अंदर फ्लक्स का वेरिएशन ना टाइम के साथ हमें एक ग्राफ बनाकर दे रखा है। ये फ्लक्स है, ये टाइम का वेरिएशन है, ठीक है। सेकंड्स में है, जब 1 सेकंड हुआ तो फ्लक्स ऐसे रीच करी, 1 से 2 सेकंड में कांस्टेंट रही, 2 से 2.5 में फ्लक्स फिर से चेंज हुई, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना सेकेंडरी वाइंडिंग में, उसका ग्राफ मेरे को बता दो। कोई बात नहीं सर, हमें आता है। हमें ERS बताना है ना, जिसको हम E2 भी बोल सकते हैं। इसका हमें ना सर फॉर्मूला पता होता है, अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ -N2 d∅/dt। सबको पता है, अब यही फॉर्मूला तो यूज करना था, ठीक है। d∅/dt, चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोलते हैं हम इसे, d∅/dt, ठीक है। अब ये चीज 0 से 1 सेकंड में देखते हैं। 0 से टाइम इंटरवल क्या है, 0 से 1 सेकंड में, ठीक है। d∅ चेंज इन फ्लक्स मतलब φ2 - φ1 डिवाइडेड बाय t2 - t1। अच्छा, ये जहां से स्टार्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं φ1, जहां पर रुका उसको हम बोलते हैं φ2, ठीक है। तो φ2 कितना दिया हुआ था, 0.12। हमें ये वाला ग्राफ देखना है φ2 का, टाइम के लिए ये वाला देखेंगे। 0.12 स्टार्ट कहां से किया था, 0 से, तो -0 डिवाइडेड बाय t2 कितना है, जहां से स्टार्ट किया वो t1, जहां पर खत्म किया वो t2। t2 कितना है, 1 सेकंड, माइनस स्टार्ट 0 से, तो ये आ गया 0.12 डिवाइडेड बाय 1, 0.12, ठीक है। क्लियर? तो ई या E2 की वैल्यू क्या आ गई, टर्न्स कितने दे रखे हैं, 200, -200 मल्टीप्लाई बाय 0.12, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 12/100, तो ये आ गया -24 वोल्ट। 0 से 1 सेकंड में E2 की वैल्यू आ रही है 0.-24। देखो कहां पर है, एक तो इसमें है, 0 से 1 सेकंड में -24 -24 है, और एक इसमें है -24 है, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ गलत है। नेक्स्ट पे चलते हैं, d∅/dt हम देखेंगे 1 से 2 सेकंड में। 1 से 2 सेकंड में सर देखो, ये जो फ्लक्स है ना कांस्टेंट है। अब ये नहीं लिखना कि 0.12 लिख दो, कांस्टेंट का मतलब चेंज नहीं हो रहा है, हमने तो चेंजिंग देखना है ना पहले भी। अब इसके लिए ये φ1 बन गया और ये φ2 बन गया। φ2 कितना है, 0.12 सर, φ2 पे तो 0.12 ही देखने को मिल रहा है, φ1 भी 0.12 है। फ्लक्स तो चेंज ही नहीं हुआ, 2 - 1, फ्लक्स तो चेंज ही नहीं हुआ, तो 0 हो गया। तो डेट मीन्स E2 भी क्या हो जाएगा, -200 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 ही, दोनों में 0 है, 1 से 2 में, ठीक है सर। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे इसको सॉल्व करेंगे। चलो, अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ, 2 से 2.5 पे देख लेते हैं। सर 2 से 2.5 पे क्या है,
2 से 2.5। अभी इसके लिए ये φ1 बन गया और ये φ2 बन गया। φ2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर φ2 की वैल्यू क्या है सर, 0 है। φ1 की वैल्यू क्या है सर, 0.12 है। टाइम कितना था t2 2.5, t1 कितना है 2 है, माइनस 0.12 डिवाइडेड बाय 0.5 एंड वो हमारा EMF कितना आ गया -200 मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑफ 0.12 डिवाइडेड बाय 0.5। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 48 वोल्ट। प्लस का आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गए, प्लस का 48। सर बी हमारा सही आंसर है। ये दे रखा आंसर गलत है, ये वाला सही आंसर है, ध्यान रखना। तो पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आपके लिए पूरा कंप्लीट सोल्यूशन लेकर आया हूँ। यही रिपीट होके मिलते हैं क्योंकि बहुत जगह बहुत सी साइटों पे ऑलमोस्ट हर साइट पे गलत आंसर दे रखे हैं, इसलिए क्लैरिटी लाना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्टार कनेक्टेड स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर दे रखी है जिसका रोटर का रेजिस्टेंस दे रखा है, स्टेटर का रिएक्टेंस और रोटर की रिएक्टेंस दे रखी है। रेफर टू द स्टेटर साइड, ये जो डैश होता है रेफर्ड का मतलब होता है स्टेटर साइड पे रेफर की गई है। हमें स्टेटर का रेजिस्टेंस नेगलेक्ट करना है, कोर लॉस और रोटेशनल लॉस नेगलेक्ट करने हैं। मोटर कंट्रोल्ड की जा रही है एक 3 फेस वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर से विद V/F कंट्रोल, मतलब कांस्टेंट V/F कंट्रोल रखा हुआ है, V/F कांस्टेंट है, ठीक है। और बोला गया है कि एक स्टेटर लाइन टू लाइन RMS वोल्टेज निकालनी है और फ्रिक्वेंसी निकालना है टू ऑब्टेन द मैक्सिमम टॉर्क एट स्टार्टिंग, ठीक है। इंडक्शन मोटर है, मैक्सिमम टॉर्क स्टार्टिंग टाइम पे निकालनी है। तो सबसे पहले हम टॉर्क का फॉर्मूला देख लेते हैं, मैक्सिमम स्लिप देख लेते हैं। देखो ये हमारी इंडक्शन मोटर है जिसके अंदर ये स्टेटर की ब्रांच है, ये सारा रोटर का जो साइड है वो रेफर्ड कर रखा है स्टेटर साइड पे, इसलिए इसको डैश डैश से लिखा हुआ है, क्लियर। अब इसके अंदर ये जो मैग्नेटाइजिंग ब्रांच है इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो ये I2 डैश हो जाएगा इक्वल टू I1, क्लियर। अब यहाँ पर अगर मैं I2 डैश की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगी, क्योंकि मैं आपको स्लिप बताने लगा हूँ कि मैक्सिमम स्लिप यहाँ पर ऐसे क्यों कैसे आती है वो देख लीजिए। आपने मोस्टली मैक्सिमम स्लिप की वैल्यू देखी होगी R2 डैश बाई X2 डैश, वो तब होता है जब हम स्टेटर के सारे इंपिडेंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं। बट यहाँ पर हमें स्टेटर का वोल्टेज, स्टेटर का इंपिडेंस स्टेटर का रिएक्टेंस दे रखा है, इसलिए हम स्टेटर के इंपिडेंस को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्लियर। तो यहाँ पर देख लीजिए I2 डैश की वैल्यू आ जाएगी V/Z होता है, ठीक है। टोटल Z कितना है, R लगा है, R1 प्लस R1 का स्केयर प्लस X1 प्लस X2 का स्केयर, ठीक है। और यहाँ पर टॉर्क 3/ओमेगा सम, ये वैल्यू आ जाती है। अगर मैक्सिमम टॉर्क निकालनी होती है तो dt/ds 0 कर लेते हैं और यहाँ से मैक्सिमम स्लिप की वैल्यू इस तरह से कुछ हमें देखने को मिलती है, क्लियर। तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम स्लिप की वैल्यू देखने को मिल रही है R2 डैश बाय R1 का स्केयर प्लस X1 प्लस X2 डैश का होल स्केयर। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ वापस से, यहाँ पर मैक्सिमम स्लिप लिख लेते हैं R2 डैश डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ R1 का स्केयर, स्टेटर का ये रेजिस्टेंस है X1 प्लस X2 डैश का स्केयर, क्लियर। तो ये हमारे पास मैक्सिमम स्लिप आ गई, ठीक है। अब हमें बोला गया कि स्टेटर का रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करना है, तो ये R1 नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो इसका ओवरऑल क्या बन जाएगा R2 डैश डिवाइडेड बाय X1 प्लस X2 डैश का होल स्केयर, ठीक है। तो ये अंडर रूट कैंसल आउट हो जाएगा स्केयर से, R2 डैश डिवाइडेड बाय X1 प्लस X2 डैश। तो हमारे पास मैक्सिमम स्लिप का ये फॉर्मूला आएगा। देखो अगर मैक्सिमम टॉर्क स्टार्टिंग टाइम पर लेनी है टू ऑब्टेन द मैक्सिमम टॉर्क एट द स्टार्टिंग, ठीक है। मैक्सिमम टॉर्क अगर स्टार्टिंग पे लेनी है, देखो ये हमारे पास ग्राफ होता है, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक ऐसे करके हमें देखने को मिलती है, ठीक है। ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यहाँ पर टॉर्क स्टार्ट हो रही है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट पे, इस स्टार्टिंग पॉइंट पे स्लिप की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है। और टॉर्क मैक्सिमम लेनी है स्टार्टिंग पॉइंट पर, तो मैक्सिमम स्लिप की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना अगर मैक्सिमम टॉर्क स्टार्टिंग टाइम पर लेनी है तो स्लिप की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, क्लियर। अब ये भी बोला गया कि फ्रीक्वेंसी को भी चेंज किया गया है,
ठीक है, फ्रिक्वेंसी को भी चेंज किया गया है। x1 प्लस एक्स टू डैश देखते हैं सबसे पहले। स्टेटर का जो ये रिएक्टेंस है इसको x1 बोल देते हैं, इसको x2 डैश बोल देते हैं। तो ये 1.5 प्लस 1.5 हो गया, 3 ओम हो गया। ठीक है, अब इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो हम ऐसे लिख सकते हैं, L1 प्लस 2 पाई एफ L2 इज इक्वल टू 3, 2 पाई एफ कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि ये जो हमें रिएक्टेंस डिफाइन है वो किस पर डिफाइन है, वो ये वाली फ्रिक्वेंसी पर डिफाइन है, बाद में फ्रिक्वेंसी चेंज कर दी गई है। तो यहाँ पर 2 पाई L1 प्लस L2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 बाई एफ, और ये वाली फ्रिक्वेंसी कौन सी है, 3/50। ठीक है, अब हमें पता है कि हमने स्लिप को कर देना है 1, उस टाइम पर फ्रिक्वेंसी क्या हमें देखने को मिलेगी वो भी देखेंगे। स्टार्टिंग टाइम पर हमने स्लिप को कर दिया 1, मैक्सिमम स्लिप को कर दिया 1 स्टार्टिंग टाइम पर। ठीक है, तो स्लिप मैक्सिमम की वैल्यू पुट करेंगे R2 डैश बाई x1 प्लस x2 डैश, और ये कब करा हमने, जब हमने फ्रिक्वेंसी को भी चेंज करा है। ठीक है, तो ये जो x1 और x2 हैं ये न्यू फ्रिक्वेंसी पर हमें देखने को मिलेंगे, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई f2 L1 प्लस L2, ऐसे लिख सकते हैं इसको 1। ठीक है, R2 डैश हमें दिया हुआ था, ये रहा R2 डैश 1 डिवाइडेड बाय, अब न्यू फ्रिक्वेंसी हमें निकालनी है। ठीक है, न्यू फ्रिक्वेंसी हमें निकालनी है, तो यहाँ से मैं इसको, न्यू फ्रिक्वेंसी हमें निकालनी है, F2 उधर चला गया तो ये आ गया 1/2 पाई L1 प्लस L2। क्लियर, और ये हमें 2 पाई L1 प्लस L2 कितना दिया हुआ है, 3/50, 1/3/50 हो गया ये फ्रिक्वेंसी। ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं 50/3, 16.66, जो कि 16.7 हर्ट्स फ्रिक्वेंसी है। क्लियर, उसने फ्रिक्वेंसी बोला था ना कि मोटर को कंट्रोल किया गया एक वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर से, जिसमें V/F को कांस्टेंट रखना है। V/F को कांस्टेंट रखने के लिए फ्रिक्वेंसी चेंज कर दी है। ठीक है, और वोल्टेज भी हमें बताना था, तो फ्रिक्वेंसी जो चेंज की थी उसके चेंज करने से ये रिएक्टेंसेस भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये भी आपको पता है x इजिकल टू 2πfl होता है। ठीक है, तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी, तो न्यू रिएक्टेंसेस पे हमें निकालना था, सॉरी न्यू फ्रिक्वेंसी पे निकालना था। जो न्यू फ्रिक्वेंसी निकल के आई है वो है 16.66। अब हमें वोल्टेज निकालना है, तो ये जल्दी से नोट कर लेना, अभी इसका मैं वोल्टेज निकालने लगा हूँ, ये देख लेना। हमारा आंसर तो आ चुका है, क्योंकि एक ही फ्रिक्वेंसी दी हुई थी सभी ऑप्शन में से, 16.7 एक ही जगह दिया हुआ था। अब मैं इसको इरेज करने लगा हूँ। देखो, उसने बोला V/F को रखना है कांस्टेंट, V/F को रखना कांस्टेंट, तो डेट मीन्स V1/F1 इज इक्वल टू V2/F2 हम बोल सकते हैं। तो यहाँ से V1 दिया हुआ था हमें 400, F1 दिया हुआ है हमें 50, V2 हमने निकालना था, और F2 हमें दिया है 16.7। यहाँ से V2 की जो वैल्यू आ जाएगी 8 मल्टीप्लाई बाई 16.7, 400/58 हो गया, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 133.3। ये क्या हो गया, ठीक है, 133.3 आ जाएगी। V1/F1 इज इक्वल टू V2/F2 कर लेना। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ 3-फेज 440 वोल्ट 50 एच 4 पोल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर दी हुई है। इसको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, ये मैंने समझाया हुआ क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नहीं समझाया हुआ, इसके टॉपिक्स को पूरा क्लियर किया हुआ है कि जब हम इंडक्शन मोटर को रोटर साइड से फेड करते हैं तब क्या होता है। जरा ध्यान से समझना, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, हर चीज एक्सप्लेन की हुई थी मैंने अपने फुल कोर्स में। एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को फेड किया जा रहा है रोटर साइड से। ठीक है, मतलब इनपुट दिया जा रहा है रोटर को। रोटर को इनपुट कैसे देखते हैं सर, प्राइम मूवर से। ठीक है, घुमा घुमा के प्राइम मूवर से, या फिर ऑटो ट्रांसफॉर्मर से। ये देखो, ऑटो ट्रांसफॉर्मर से हमने इनपुट दे रखा है रोटर को, एक रोटर को इनपुट दे रखा है ऑटो ट्रांसफॉर्मर से, एंड द स्टेटर इज कनेक्टेड टू द वेरिएबल रेजिस्टेंस। स्टेटर कनेक्ट किया जा रहा है वेरिएबल रेजिस्टेंस से। ठीक है, स्टेटर को कनेक्ट किया गया वेरिएबल रेजिस्टेंस से, ये रहा वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब वो बोल रहा है जो ये इंडक्शन मोटर है उसको कपल्ड किया जा रहा है 220 वोल्ट सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर फीडिंग पावर टू द फिक्स्ड रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। ये जो फिक्स्ड रेजिस्टेंस है इसका 10 ओम का रेजिस्टेंस है,
2 वॉट मीटर इज यूज टू मेजर द इनपुट पावर टू द इंडक्शन मोटर। 2 वॉट मीटर का यूज किया गया है इनपुट पावर मेजर करने को, और दोनों वॉट मीटर की रीडिंग क्या है? दोनों वॉट मीटर की रीडिंग क्या है? 1800 और माइनस ऑफ 200। ठीक है, तो टोटल इनपुट पावर हम यहाँ से बोल सकते हैं कितनी गई है इंडक्शन मोटर को। टोटल इनपुट हो गया, दोनों को प्लस करेंगे, वॉट मीटर 1 प्लस वॉट मीटर 2 की रीडिंग प्लस होगी, तो ये आ जाएगी, क्योंकि यहाँ ये ऑलरेडी माइनस है, तो ये हो जाएगी 1600 वॉट। ठीक है, द वेरिएबल रेजिस्टेंस इज एडजस्टेड सच दैट द मोटर रन्स एट 1410 आरपीएम एंड द फॉलोइंग रीडिंग्स वर रिकॉर्डेड। सिंपल सा मतलब है, इंडक्शन मोटर को सप्लाई दी गई है रोटर साइड से ऑटो ट्रांसफार्मर से, उसका आगे उसको कनेक्ट कर दिया गया है मोटर को सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर से। क्लियर? और आगे उसका जो डीसी मोटर का डीसी जनरेटर का जो आउटपुट है वो कनेक्ट किया गया है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, जो कि है 10 ओम। ठीक है, तो यहाँ पर हमें आउटपुट पावर देखने को मिलेगी डीसी जनरेटर की। क्लियर? यहाँ पर हमें आउटपुट पावर देखने को मिलेगी। बस एक चीज का ध्यान रखना, जो इनपुट पावर इस जनरेटर को होगी ना, वही यहाँ पर देखने को मिलेगी, वही आउटपुट पावर होगी, क्योंकि बीच में और कोई रेजिस्टेंस तो लगा नहीं है इसके अलावा। हमें यहाँ पर ही पावर चाहिए ना, ये आउटपुट पावर यहीं पर तो चाहिए। ये मान लो एक लोड ही तो है, यहाँ पर आउटपुट पावर चाहिए, बीच में कुछ भी नहीं कनेक्ट है, तो लॉसेस तो होंगे नहीं, जो इनपुट होगा वही आउटपुट होगा। इनपुट पावर टू द जनरेटर इज इक्वल टू आउटपुट पावर ऑफ अ जनरेटर। ठीक है, क्लियर हुई इतनी चीज? चलो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। वो बोल रहा है द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू रोटर स्ट्रक्चर। ये हमारा स्टेटर, ये हमारा रोटर। ठीक है, ध्यान से सुनना, इस चीज को ध्यान से सुनना। रोटर को सप्लाई दी, रोटर को हमने सप्लाई दी ऑटो ट्रांसफार्मर से। जैसे ही सप्लाई दी, रोटर ने अपनी एक फील्ड बनाई, रोटर को सप्लाई दी ऑटो ट्रांसफार्मर से जिसकी फ्रीक्वेंसी थी 50 हर्ट्ज। जिसे हम सप्लाई देते हैं वो अपनी एक फील्ड बनाता है सबसे पहले, उस फील्ड की स्पीड कितनी होती है? ns, विच इज 120 f बाई p। क्लियर? मतलब रोटर की जो फील्ड की स्पीड है वो ns है, और रोटेट करने लग गई है वो। ठीक है, इस डायरेक्शन में रोटर की फील्ड रोटेट करने लग गई है। समझ गए? जो मैं करवाया था एक बार, जो मैंने आपको एक टॉपिक समझाया था कि हम उसमें स्टेटर को सप्लाई देते थे, फिर रोटर घूमता था। इसमें आपको मैंने डबल केसेस कराए थे फुल कोर्स में, कि जब हम रोटर को सप्लाई देते हैं तब क्या होता है, और एक बार जब हम स्टेटर को सप्लाई देते हैं तब क्या होता है। इसमें हमने रोटर को सप्लाई दिया है, रोटर की फील्ड बनी जो कि घूम रही है ns की स्पीड से। ठीक है, अब ये रोटर की फील्ड ने ना स्टेटर को कट करना स्टार्ट किया। ये रहा स्टेटर, स्टेटर को कट करना स्टार्ट किया। अब रोटर की फील्ड जब स्टेटर को कट कर रही है, तो स्टेटर भी उसी डायरेक्शन में रोटेट करने को कहती है। रोटर की फील्ड जब कट करेगी तो स्टेटर के अंदर भी ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, और वो भी उसी डायरेक्शन में घूमने को करेगा, बट स्टेटर घूम नहीं सकता, इसलिए रोटर उल्टी डायरेक्शन में घूमने लग जाएगा। ये आपको कंसेप्ट पूरा क्लियरली बताया डबली फेड इंडक्शन मोटर में, ध्यान से जाके पढ़ लेना। अब रोटर उल्टी डायरेक्शन में घूमने लग गया। ठीक है, अब जब ये जो रोटर की मैग्नेटिक फील्ड थी, इसने स्टेटर को कट किया, तो स्टेटर के अंदर भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनी। ठीक है, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? SF। उल्टा हो गया। ठीक है, और इसकी जो स्पीड हुई वो कितनी हुई? इसकी जो स्पीड हुई वो कितनी हुई? SNS। और ये किस डायरेक्शन में घूमी? उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में रोटर की फील्ड घूम रही थी। क्लियर हुआ इतनी चीज? अब हमें सिर्फ ये बताना है कि स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू रोटर स्ट्रक्चर। स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड रोटर के स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में कितनी होगी। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई फील्ड अपनी बॉडी छोड़कर किसी दूसरे की बॉडी पर को फॉलो करे, तो उसकी बॉडी की जो फील्ड की स्पीड होती है उसको फॉलो करना पड़ता है उसे। समझ गए? तो स्टेटर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपनी बॉडी छोड़कर दूसरे की बॉडी पर आना चाहती है, तो दूसरे की बॉडी पर जो ऑलरेडी फील्ड बैठी है उसकी स्पीड को उसे फॉलो करना पड़ेगा। मतलब स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू रोटर स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? NS।
NS की वैल्यू क्या है 120F/P, ठीक है। 120 मल्टीप्लाई बाय 50 हर्ट्स डिवाइडेड बाय 4 पोल की मोटर है, तो ये हो जाएगा 1500 RPM, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में घूम रही है, क्लॉकवाइज, और रोटर किस डायरेक्शन में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। रोटर का स्ट्रक्चर मतलब रोटर खुद, ठीक है। तो जो स्टेटर की फील्ड है वो ऑपोजिट टू द रोटर घूम रही है, 1500 RPM से घूम रही है, और ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द रोटर घूम रही है। क्लियर, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेग्लेक्टिंग ऑल द लॉसेज ऑफ बोथ द मशीन्स, क्योंकि उसने बोथ द मशीन्स में, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उसने नेग्लेक्ट कर दिए हैं सारे मशीन्स के लॉसेस को, तभी मैंने इसको इनपुट को आउटपुट के इक्वल बताया कि सभी मशीन्स के लॉसेज नेग्लेक्ट कर दिए हैं उसने, जो IaRa लॉस होते हैं वो नेग्लेक्ट कर दिए हैं। अब वो बोल रहा है द DC जनरेटर पावर आउटपुट एंड द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस। आउटपुट, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट हो गया, जो जनरेटर को इनपुट दिया गया वही आउटपुट होगा, ठीक है। तो हमें इनपुट निकालना है, इनपुट कैसे निकलेगा, हमें पहले ये जनरेटर का है, DC जनरेटर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। DC जनरेटर कनेक्ट किससे है, इंडक्शन मोटर से, तो इंडक्शन मोटर का आउटपुट हमें जानना जरूरी है, इंडक्शन मोटर का आउटपुट हमें निकालना है, ठीक है। वही हमारा आंसर होगा, वही DC जनरेटर को इनपुट होगा और वही DC जनरेटर का आउटपुट होगा, क्योंकि मशीन्स में तो सारे लॉसेस नेग्लेक्ट कर दिए हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, यहाँ पर रोटर घूम रहा है 1410 RPM से, ठीक है, 1410 RPM से घूम रहा है, तो स्लिप हम निकाल सकते हैं, NS की स्पीड 1500 होगी, क्लियर, 90/1500। और इनपुट इंडक्शन मोटर को कितना दे रखा था, रोटर साइड पे, ये रोटर साइड पे दे रखा है ना 1600, तो ये क्या हो जाएगा, इनपुट टू द रोटर क्या कहलाता है, PG। PM निकालना आउटपुट टू द रोटर, आउटपुट रोटर का कितना होएगा, PM/PG 1 - S डिवाइडेड बाय 1, तो ये हो जाएगा 1 - S। PM की यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, 1 - S इंटू PG, 1 - 90/1500, PG कितना है 1600, 1500 - 90 1410 डिवाइडेड बाय 1500 मल्टीप्लाई बाय 1600, तो ये आ जाएगा 1504 आ जाएगा, 1504 वॉट, ठीक है। आउटपुट टू द रोटर हो गया, ये आउटपुट टू द रोटर है, सारे लॉसेस नेग्लेक्ट है, मतलब फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस माइनस करके तभी तो आउटपुट मिलती है, तो ये आउटपुट ऑफ इंडक्शन मोटर हो गया। पहले सर आपने रोटर बोला, आप इंडक्शन मोटर का बोल रहे हो, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस नेग्लेक्ट कर दिए ना, सभी में दोनों मशीन्स के लॉसेस सारे नेग्लेक्ट हैं, क्लियर। चलो अब एम्पेयर सर बता दो, एम्पेयर कैसे आया। अभी मैंने बोला कि आउटपुट ऑफ इंडक्शन मोटर हमने दिया DC मोटर को, और यही DC मोटर का आउटपुट भी कहलाएगा, ठीक है। और वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस गया, कितना गया 1504, ही आ रहा है, एक मिनट क्लैरिफाई कर लो, 1 मिनट रुक जाओ, चेक कर लेता हूँ, आई थिंक इतना ही आना चाहिए। आप भी जरा चेक कर लीजिए एक बार, 1504 ही आ रहा है, 1504 डिवाइडेड बाय 10 ये हो गया 150.4, और आई का ये हो गया अंडर रूट ऑफ 150.4, ये हो गया 12 एम्पेयर, 12.5 एम्पेयर, जो कि इसके इक्वल आ गया, क्लियर। तो ये हमारा आंसर हो गया, कुछ भी नहीं था इसके अंदर, क्वेश्चन में इतना कुछ खास क्वेश्चन नहीं था, पर अच्छा था, मतलब रोटर साइड से फेड कर रखा था, तो डबली फेड इंडक्शन मोटर का होना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 240 वोल्ट DC शंट मोटर
Supply the rated load at a speed of 80 रेडियन पर सेकंड. द आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 0.5 एंड द फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस इज इतना. द नेट वोल्टेज अक्रॉस द आर्मेचर रेजिस्टेंस एट द टाइम ऑफ प्लगिंग. प्लगिंग का क्वेश्चन है ब्रेकिंग ऑफ डीसी मोटर. तो मैं बता देता हूँ प्लगिंग कैसे होगा. ये हमारा शंट मोटर दिया हुआ है. प्लगिंग के केस में हम क्या करते हैं वो सुन लीजिए ज़रा. थोड़ा सा डिटेल में पता होना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये गेट के क्वेश्चन है और ये मेरे को कुछ इतने खास नहीं लग रहे हैं. ये आ सकते हैं. तो ये टर्मिनल वोल्टेज ठीक है. यहाँ से करंट गया मोटर में, लोड करंट, फील्ड का करंट, ये आरएफ हो गया, आर ए, ठीक है. और ये बैक ईएमएफ होगी जो कि बनेगी प्लस माइनस इस तरह से बनेगी. इसके अंदर जाने वाला करंट हो गया आर्मेचर करंट. क्लियर. हमें फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस दे रखा है 80, आर्मेचर का रेजिस्टेंस दे रखा है 0.5. शंट मोटर ड्रॉ कर रही है करंट, मतलब ये लोड करंट है 15 एम्पियर. तो पहले हम यहाँ का करंट निकाल लेते हैं. आई एफ हो जाएगा वी बाई आर एफ. वी कितना दे रखा है 240 डिवाइडेड बाई 80 इजिकल टू 3 एम्पेयर. ठीक है. लोड का करंट है 15 तो आई ए कितना हो जाएगा आई एल माइनस आई एफ 12. 15 माइनस 3 12 एम्पेयर हो गया. क्लियर. अब ई बी निकालना है. ई बी इजिकल टू हो गया वी टी माइनस आई ए आर ए. तो ये हो गया 240 माइनस 12 इंटू 0.5 234 वोल्ट हो गया. इसका आधा कर दो 6. 240 माइनस 6 234 वोल्ट. ठीक है. अब ये ई बन गया. अब प्लगिंग में क्या करते हैं एट द टाइम ऑफ प्लगिंग. प्लगिंग का सुन लो. इसको मैं रेज कर रहा हूँ. ये वीडियो को पॉज करके देख लेना. एट द टाइम ऑफ प्लगिंग हम आर्मेचर के टर्मिनल को रिवर्स कर देते हैं. सर फील्ड के टर्मिनल को रिवर्स क्यों नहीं करते. ये ब्रेकिंग के लिए होता है. मतलब मोटर को कभी ब्रेक लगानी हो तो चलती मोटर के हम आर्मेचर के टर्मिनल रिवर्स कर देते हैं. सर फील्ड के क्यों नहीं करते. फील्ड एक परमानेंट मैग्नेट है. अगर चलती मोटर के फील्ड के टर्मिनल को रिवर्स किया जाएगा तो फील्ड का इंडक्टेंस ज़्यादा होने की वजह से वो सडन चेंज ऑफ करंट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से स्पार्किंग क्रिएट होगी. और हैवी स्पार्किंग होएगी तो मोटर क्या हो जाएगी, उसके कॉन्टैक्ट्स क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे. इसलिए आर्मेचर के टर्मिनल्स को हम रिवर्स करते हैं. कभी भी फील्ड के टर्मिनल को रिवर्स नहीं किया जाता. तो ये आ गई शंट. ठीक है. हमने आर्मेचर के टर्मिनल को रिवर्स कर दिया तो ये आर ए हो गया. अब जो बैक ईएमएफ बनेगी वो इस तरह से बनेगी कि यहाँ पर होगा माइनस और वहाँ पर होगा प्लस. यहाँ पर होगा माइनस और यहाँ पर होगा प्लस. ये हो गया ई बी. क्लियर. और यहाँ से हो गया वी टी. करंट ऐसे ही जाएगा. ठीक है. अब जो आर्मेचर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो हमें निकालना है. तो आर्मेचर रेजिस्टेंस सर्कल घुमा दो. वैसे तो आपको पता ही होगा, लूप घुमा दो. यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से स्टार्ट करते हैं उसके नीचे वाला वोल्टेज लेते हैं माइनस वी टी प्लस इस डायरेक्शन में आइए आ रहा है तो प्लस माइनस इस तरह से आएगा. आइए इस डायरेक्शन में आ रहा है ना तो प्लस आइए आ रहे और नीचे गए तो माइनस का ई बी दिखा. आर्मेचर के टर्मिनल को रिवर्स कर दिया इक्वल टू 0. आइए आ रहे इधर रह गया और उधर जाके वी टी प्लस ई बी हो गए. तो ये वोल्टेज क्या हुआ, वोल्टेज अक्रॉस द आर ए, वोल्टेज अक्रॉस द आर्मेचर टर्मिनल. आर्मेचर टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज कितना देखने को मिला, वी टी प्लस ई बी. सर वी टी कितना है 240 प्लस ई बी कितना है अभी तो निकाला 234. तो ये कितना हो गया 474 जो कि हमारा सही आंसर है. क्लियर हुआ. सर ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर दोनों वोल्टेज मिलकर आर्मेचर रेजिस्टेंस के अक्रॉस चली जाएं तो हैवी मतलब लॉसेस होंगे, क्योंकि ये जो वोल्टेज गया है दोनों वोल्टेज मिलकर गया है. तो दोनों वोल्टेज जब मिलकर जाएगा तो हैवी करंट फ्लो होगा. हैवी करंट फ्लो होगा तो ज़्यादा लॉसेस होंगे मोटर के अंदर प्लगिंग टाइम पर. उतने लॉसेस के लिए कॉस्ट ज़्यादा लगेगी. ठीक है. अब मेरे को एक बात बताओ, प्लगिंग के अंदर हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि प्लगिंग के अंदर हम इस वाले साइड पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं टू लिमिट द करंट ऑफ आर्मेचर. ठीक है. यहाँ पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड किया जाता है टू लिमिट द
करंट, ठीक है। इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम इस तरह से लिखते हैं, आई ए आर ए प्लस आर एक्सटर्नल, ठीक है, इक्वल टू वी टी प्लस ई बी। क्लियर? तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो ऐड किया उसकी वैल्यू निकालनी है। आर ए प्लस आर एक्सटर्नल इज इक्वल टू वी टी प्लस ई बी कितना है 474 डिवाइडेड बाय आई ए कर देंगे। आई ए कितना आया था हमारा 12, ठीक है। यहाँ से आर एक्सटर्नल की वैल्यू निकाल लेंगे, 474 डिवाइडेड बाय 12 माइनस आर ए करेंगे। आर ए कितना है हमारा 0.5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 474 डिवाइडेड बाय 12 39.5, 39.5। एक मिनट रुकना, गड़बड़ कर दी क्या? अच्छा, उसने बोला था 125% करंट भी तो इंक्रीज हुआ है। तो आईए जो नवा आया है वो 125% इंक्रीज भी तो हुआ है। तो पहले 12 था, अब कितना हो गया, 25 से काटेंगे 15 एम्पेयर हो गया, ठीक है। ये 15 आएगा, 474 डिवाइडेड बाय 15, ये आ गया 31.6। उसमें से माइनस कर दिया 0.5, ये आ गया 31.1, जो कि हमारा सही आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक सिंक्रोनस मोटर है जिसको इनफाइनाइट बस पे कनेक्ट किया जाता है। इनफाइनाइट बस का मतलब क्या होता है? जिसकी वोल्टेज कांस्टेंट हो, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट हो, उसको हम इनफाइनाइट बस बोलते हैं। इनफाइनाइट बस का मतलब और कुछ नहीं होता, जिसका वोल्टेज कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, उसको हम इनफाइनाइट बस बोलते हैं। वोल्टेज दे रखा है 1 पर यूनिट, 0.6 एम्पेयर का करंट ड्रॉ कर रही है पर यूनिट, यूनिटी पावर फैक्टर पे, यूनिटी पावर फैक्टर है। सिंक्रोनस रिएक्टेंस दे रखा है हमें 1 पर यूनिट, रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, ठीक है, 0 है। एक्साइटेशन वोल्टेज निकालनी है और लोड एंगल निकालना है। सर कुछ भी नहीं है। पहले मेरे को ये बात बताओ, वी और आई सेम फेस में होंगे क्योंकि यूनिटी पावर फैक्टर है, ठीक है। तो अगर हम वी को रेफरेंस पे रखते हैं तो आई भी सेम फेस में जाएगा। तो v की वैल्यू हम लिख सकते हैं 1 एट एंगल ऑफ 0, तो i की वैल्यू भी लिख सकते हैं 0.6 एट एन एंगल ऑफ 0, यूनिटी पावर फैक्टर है, ठीक है। तो सर ef की वैल्यू क्या होती है? ef एट एन एंगल ऑफ डेल, क्योंकि ef और v के बीच में एंगल, ef और v के बीच में जो एंगल होता है उसको हम क्या कहते हैं? डेल, जिसको हम लोड एंगल कह देते हैं, ठीक है। तो इसको ef के साथ लिखते हैं क्योंकि वोल्टेज तो पहले से ही रेफरेंस पे बैठा है 0 डिग्री पर। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? v एट एन एंगल ऑफ 0 प्लस, सॉरी, माइनस माइनस आई ए, ठीक है, और एक्सेस, ठीक है। अब ये देख लो, ई एफ एट एन एंगल ऑफ डेल 1 एट एन एंगल ऑफ 0, आई ए का एंगल क्या होएगा? वो भी 0 है। एक्सेस का एंगल क्या होएगा? देखो अब इसके अंदर क्या है, आई ए जे एक्सेस होता है हमेशा, आई ए एक्सेस नहीं होता, आई ए जे एक्सेस होता है, ऐसे लिखते हैं। और जे को हम कैसे लिख सकते हैं? एक्सेस क्या है? 1, और जे को कैसे लिखते हैं? एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। क्लियर? ई एफ डेल इक्वल टू 1 माइनस 0.690। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस जे 0.6, क्योंकि एंगल ऑफ 90 को जे दोबारा लिख लिया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है कि हमें मैग्नीट्यूड भी मिल जाए और एंगल भी मिल जाए। मैं बाकी सब इरेज कर रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना। चार क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास, इसको बोलते हैं प्लस प्लस, क्योंकि ये वाला प्लस और ये वाला प्लस। यहाँ बोलते हैं माइनस प्लस, यहाँ बोलते हैं माइनस माइनस, और ये बोलते हैं प्लस माइनस, ठीक है। रियल रूट और इमेजिनरी, ठीक है। अब ये देखो, ये रियल रूट है, इमेजिनरी ये है, क्योंकि इसके जिसके साथ जे लगा होता है वो इमेजिनरी पे होते हैं, मतलब वो वाई एक्सिस पर होते हैं, ठीक है। रियल वाला प्लस है और इमेजिनरी वाला माइनस है, मतलब ये प्लस माइनस का केस है। कौन सा केस है? ये वाला, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब इसमें एंगल देख लो कैसे लिखते हैं। अगर ये अल्फा है, चलो थीटा से दिखाता हूं मैं,
अगर ये थीटा है, इसको लिखते हैं हम पाई माइनस थीटा, इसको हम लिखते हैं पाई प्लस थीटा, और इसको हम लिखते हैं माइनस ऑफ थीटा। सर थीटा क्या है? थीटा वो है जो हम tan इनवर्स करके निकालते हैं, tan इनवर्स इमेजिनरी बाय रियल। ठीक है, अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो जो एंगल होगा वो माइनस ऑफ थीटा होगा। चलो पहले थीटा निकाल लेते हैं। थीटा क्या है? tan इनवर्स इमेजिनरी कौन सा टर्म है? जो जे के साथ है वो है 0.6। रियल कौन सा टर्म है? जो सिंपल लिखा है। तो tan इनवर्स 0.6 कितना होता है? 30.96। सर 30.96 तो आ गया, पर अपने अपना फोर्थ क्वाड्रेंट था। अच्छा, जब ये 0.6 लिखने लगा ना, तो इसका माइनस नहीं कंसिडर करते, वो हमने ऑलरेडी कंसिडर कर लिया कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अब ये जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? एंगल ऑफ डेल वो क्या आया? माइनस ऑफ 30.96, क्योंकि माइनस थीटा होता है। अच्छा, माइनस का मतलब सर एंगल हुआ 30.96 लैग। अगर प्लस का होता तो सर क्या लिखते? 30.96 लीड। अब ये 30.96 लैग किधर है? ये रहा सर। ठीक है, एक ही में है, तो यही हमारा आंसर होगा। सर ये भी बता दीजिए ये कैसे निकालना है। देखो, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए रियल का स्केयर करते हैं प्लस इमेजिनरी का भी स्केयर करते हैं। सर रियल का स्केयर क्या है? 1 का स्केयर। सर इमेजिनरी का स्केयर माइनस ऑफ 0.6। अब इसमें मैग्नीट्यूड में माइनस लिखना है, ठीक है, पर रहेगा तो ये प्लस का ही 0.36, 1.36। ठीक है, और ये 1.36 हो जाता है 1.17। तो हमारा सही आंसर क्या आ गया? 1.17 PU एंड 30.96 डिग्री लैग। क्लियर, कुछ भी नहीं था, आसान आसान क्वेश्चन है, सभी करवाए हुए क्वेश्चंस हैं, सॉरी सभी करवाए हुए टॉपिक्स हैं। चलो अब हम आगे करेंगे 2009 का पेपर सॉल्व इलेक्ट्रिकल मशीन का।